नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि मैथ्स के क्लास में हम कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पढ़ने से पहले हम आपका इस चैनल पे, जो हमारा ज्ञान वाटिका चैनल है, यूट्यूब चैनल, इस पर स्वागत करते हैं सभी का। और आपसे जल्द ये थोड़ा सा ये है कि आप इसको क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ और भी आपके जो फ्रेंड्स हो इसको समझ पाएँ, जान पाएँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही शानदार लाजवाब चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ये हम इसके पूरे बेसिक टू एडवांस नॉलेज को आज हम जानेंगे। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखें, समझें, और इसमें जो आपको डाउट हो उसको फिर पूछना है, कमेंट करना है, ताकि हम उसका सलूशन जो है सो आपको दे पाएँ। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं किसको, त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ को जानना है, और इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम जब सिलेबस वीडियो जब आप बनाए थे मैथमेटिक्स का, एक सिलेबस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले, कि उसमें हमने सारा मैथ्स में जो 100 मार्क्स जो हम लोग को पढ़ना है, 100 नंबर आपको मैथ में लाना है, पढ़ना है। इसके लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो 15 चैप्टर पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर का नाम, इससे रिलेटेड जो बेसिक पार्ट्स थे, हम सब सिलेबस में क्लियर कर चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं, सभी चीज़ का हमने एनालिसिस वहाँ पे कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस चीज़ को पहले देख ले, ताकि और भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है ना, त्रिकोणमिति में। तो इसको आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम यहाँ पर बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो सारे चीज़ को हम क्लियर आउट करेंगे। तो जैसा कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहने का मतलब है कि इससे जो प्रश्न आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं। तो त्रिकोणमिति से जो प्रश्न आपके आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, 2 चैप्टर मिला करके। एक है त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा 8वां चैप्टर इसका त्रिकोणमिति हो गया, और 9वां चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सिलेबस में हम बता चुके हैं। तो इसमें जो दोनों चैप्टर है, त्रिकोणमिति और एक है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ये दोनों मिला करके आपके कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? तो 20 अंक के प्रश्न आते हैं। तो आज हम क्लियर करने वाले हैं 20 अंक को, है ना। 20 नंबर आपको जो है सो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, अगर अच्छे से आप इसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, और लास्ट तक वॉच कर पाते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट अभी तक हैं वो सारे के सारे जो है सो खत्म हो जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, एक भी डाउट जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड नहीं बचेंगे, वो भी बहुत आसान तरीकों में, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। और मैथमेटिक्स तो बहुत आसान होता है। हमको ऐसा लगता है कि आप जैसा सोच रहे हैं कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट है मैथ पढ़ना, जबकि मैथ पढ़ना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए समझते हैं हम त्रिकोणमिति को। देखिए, तो इसमें हमको पहले पढ़ना क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का पहले हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति मतलब इसका अगर नाम देखें हिंदी में तो क्या है? त्रिकोण मिति।
त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब यहां पर कोण हो गया। अब मिति, मिति का अर्थ होता है मापना, यानी मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन, यानी मापना। यानी तीन कोणों की माप के बारे में हम लोग जानेंगे। और तीन कोण किसमें होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं। तीन कोण किसमें होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं। कुल मिलाकर कहे तो हमें किसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करनी है? तो त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करना है ना। तो इसका अर्थ आप यहां समझ आए कि तीन कोण, तीन कोण किसमें होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो यहां पर हम मेनली रूप से चर्चा मुख्य रूप से किसका करेंगे? तो त्रिभुज का करेंगे। उसमें भी कौन से त्रिभुज? तो त्रिभुज के टाइप्स आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। दो प्रकार से त्रिभुज को जो है सो बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कैसे? एक जो है कोण के आधार पर और एक जो है भुजा के आधार पर। एक बांटा गया है कोण के आधार पर और एक किसके आधार पर बांटा गया है? भुजा के आधार पर बांटा गया है। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज के बांटा गया है, इसको किस जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज हमने लिखा, हमने कहा कि इसको दो भागों में बांटा गया है त्रिभुज को। एक किसके आधार पे? कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। इसको जानने से पहले अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझते हैं। देखिए, अब इसका इंग्लिश नाम है ट्राइगोनोमेट्री। इंग्लिश नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। मतलब ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। और गोनो, ये जो है गोनो, ये एक ग्रीक वर्ड है। गोनो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है एंगल। जिसका अर्थ क्या होता है? एंगल। और मैट्री, मेट्रॉन शब्द से बना है। मैट्री किससे बना है? मेट्रॉन, ग्रीक भाषा का एक शब्द है मेट्रॉन, जिससे मिलकर के ये बना है। ठीक है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, ट्राई का मतलब हमने क्या कहा कि तीन। ट्राई मतलब तीन, है ना। थ्री यहां पे कहेंगे। तो इसमें भी थ्री एंगल, और मेट्रॉन का हिंदी होता है माप। मेट्रॉन का हिंदी क्या होता है? माप। एंगल का क्या बताए? कोण। और थ्री, ट्राई मतलब थ्री, थ्री का हिंदी हो जाएगा तीन। तो तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। मतलब कि इसमें हम तीन कोणों की माप, यानी त्रिकोणमिति का अर्थ अगर समझ जाए पूरा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तीन कोणों की माप। मतलब कि हम किसके बारे में जानेंगे? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में, जैसे कि हम पहले बताएं। अब आगे जो हम इसमें पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे? दो आधार पे। एक है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक भुजा के आधार पर हो गए और दूसरा हो गए कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा को कहा गया है विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा यहां पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु
त्रिभुज। ये 3 टाइप्स हो गए किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे भी इसके 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पे भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में समझ लिए कि त्रिभुज क्या है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक यहां पे हमने डायग्राम बनाया त्रिभुज का। अब इसमें देखें तो 1, 2 और ये 3 भुजा हैं। तो 3 भुजा से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। और इसके जो ये शीर्ष हो गए, इसका नाम देते हैं ABC। तो भुजा अगर कहे तो कौन कौन हो जाएंगे? भुजा इसके 3 हो जाएंगे। AB होंगे, BC होंगे और कौन होंगे? AC। ये 3 भुजा हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कि इसमें शीर्ष हो जाएंगे। जहां पे 2 भुजा जो है सो मिलता है उसको क्या कहेंगे? शीर्ष। तो शीर्ष इसका क्या क्या हो जाएगा? एक A होगा, B होगा और C होगा। ये क्या हो गया? शीर्ष हो गया। क्या हो गया? ये शीर्ष। अब इसमें जो है कोण इसके अंदर जहां पे 2 भुजा मिलकर के 2 आकृति यानी 2 भुजा, जैसे देखे कि एक ऐसे और एक ऐसे, ये 2 भुजा मिलकर के यहाँ पर क्या बना रहा है? एक छोटा सा एंगल का निर्माण कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं आंतरिक से, यही क्या कहलाएगा? कोण। तो कोण कितना हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। और कौन कौन होगा? तो कोण A, कोण B और कोण C। तो ये त्रिभुज के बारे में समझ लिए। आप इसको नोट कर लेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तो 3 भुजाएं होती है। कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिए। अब उसके बाद इस तरह जो है एक डायग्राम बना लेंगे कॉपी में कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। एक भुजा के आधार पर, और एक किसके आधार पे? कोण के आधार पे। एक किसके आधार पे? कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे कौन कौन से भाग हो गए? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं होगा किसी को? अब हम आगे इस सब का डिफिनीशन जानते हैं। वैसे हमको यहाँ पर जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? तो यहाँ से हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेनी है, इसीलिए हमने इतना सारा बताया। सीधे हम बता देते कि समकोण त्रिभुज पढ़ना है इसमें, तो पता ही नहीं चलता जो समकोण त्रिभुज क्या है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि कोण के आधार पर जो बांटा गया है त्रिभुज को, उसमें से एक भाग है समकोण त्रिभुज। और इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो समबाहु, बाहु का अर्थ होता है भुजा। बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा। सम मतलब समान, समान। त्रिभुज मतलब त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे।
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान होती है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे इसकी आकृति, इसकी आकृति आप देखें, तीनों एंगल, तीनों जो साइड है इसका वो इक्वल होना चाहिए। ए बी और सी अगर इसका नाम रखते हैं तो इसका जो तीनों भुजा है वो कौन सा होगा, ए बी, इधर वाला ए बी, फिर क्या है बी सी, तो ए बी जो है बी सी के बराबर, और फिर ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए सी। मतलब तीनों भुजाओं का मान क्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद दूसरा जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसमें देखिए कि ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर दिख रही होगी, और ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा बड़ा है ना। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। तो दो भुजा कोई आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम, देखिए समद्विबाहु, सम द्वि बाहु, इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। सम मतलब समान, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग। अब बाहु मतलब भुजा, तो जिसका कोई भी भुजा बराबर आपस में नहीं हो उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहां तक सब लोगों का क्लियर हो गया। इधर भुजा के आधार पर हमने तीन टाइप्स के त्रिभुज आपको डिफिनीशन के साथ जो है सो बता दिए। इसमें जैसे आप इसको एग्जाम्पल को ले सकते हैं, न ये बराबर इसके होगा और ना ही ये बराबर इसके होगा, मतलब कि इसमें तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, विषम बाहु त्रिभुज कहा गया। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो किसका है, तो दूसरा पार्ट है कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। तो पहला उसमें क्या हम पढ़े हैं, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो अब न्यून कोण के बारे में समझना होगा कि कोण के अंतर्गत न्यून कोण आप पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 8 में भी, 7 में भी, ये सब पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपका बैक रिवीजन हो जाएगा। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच हो, 0 डिग्री से किसके बीच हो, 90 डिग्री के बीच हो, यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच, मतलब कि 0 और 90 के बीच होना चाहिए, तो वैसे कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। वैसे कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और उसी आधार पर जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, है ना, उसमें कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच होना चाहिए। वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के
तीनों कोनों का माप बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसमें से उस तीनों कोण में से कोई एक कोण का वैल्यू हमारा कितना आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, तो 0 और 90 के बीच आ जाना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, है ना, यानी 89 भी ले सकते हैं, 89 तक, और इधर 1 से स्टार्ट होकर के 89 तक आ जाएगा। तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि जिस त्रिभुज, अब इसका डिफिनीशन क्या होगा कि जिस त्रिभुज का मान 0, जिस त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें से कोई एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री के और 0 डिग्री के बीच हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज में से, त्रिभुज के तीनों कोनों में से कोई एक कोण का मान 0 और 90 के बीच हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कोई एक कोण जो है कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो दो भुजा आपस में लंबवत हो जाएंगे। त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। जैसे कि यहां देखिए कि इसका अगर हम नाम रख दे ए बी और सी, तो ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा ये बी सी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या बी सी भुजा क्या है, ए सी पर लंब है। मतलब अगर कोई लंबवत हो तो वो एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। और इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके कोई एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अधिक कोण लास्ट है, उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके कोई एक कोण का मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी इसमें कोई एक कोण का मान हमारा कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा। मान लेते हैं कि इसका 100 डिग्री वैल्यू हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसको ऐसे हम करेंगे तो ये एक दूसरे पर लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो यहाँ तक 90 आई, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा बढ़ा दिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो गया, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो गया, तो ये कौन त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इतना तो ये बेसिक जानकारी। हमने क्या कहा कि बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक हम बताएंगे इसमें, तो ये बेसिक जानकारी हो गई। इससे पहले भी आप इसके बारे में जाने होंगे। तो अब हमें किसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसी पर आधारित प्रॉब्लम आगे हमें सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में। इसीलिए जो है हम समकोण त्रिभुज के बारे में अब डिटेल से जानेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज का ये फिगर हो गया। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, मतलब कि जिसमें क्या बताए कि एक कोण का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई 3 पी क्यू आर, है ना। तो आप इसका नाम जो है सो हम यहाँ पर रखें ए बी सी। अब इसमें शीर्ष जो है इसका ए है, एक का बी है, और तीसरा शीर्ष क्या हो गया, सी हो गया। तीनों कोनों का माप मिला करके कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। तीनों कोनों का माप मिला कितना आ जाएंगे, 180 डिग्री आ जाएंगे, जिसमें से एक कोण का वैल्यू हमने कितना लिखा, 90 डिग्री।
क्योंकि समकोण होना चाहिए तो एक दूसरे पर एक पैरेलल होना चाहिए, सॉरी लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। अब यहाँ से इसको समझते हैं और इससे आधारित अब 8.1 जो आपका चैप्टर होगा, क्योंकि चैप्टर जो है सो यहाँ पर 8वां चैप्टर है और इसमें जो यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। उसमें 8.8, 8.2, 8.3 और 8.4, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, ये 4 यूनिट उसमें हमें पढ़ने हैं। और चारों यूनिट के लिए आपको अलग अलग थ्योरी हम पढ़ाएंगे। चारों यूनिट के लिए क्या करेंगे, अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब कि उससे रिलेटेड आपका थ्योरी पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए बेसिक रूप से और एडवांस रूप से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या थ्योरी होता है वो पूरा जो है सो हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। इसके आधार पे क्या होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर देंगे और इसके बाद आपको हमने उस लॉन्चिंग वीडियो में बताया था कि DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको एक सेट दी जाएगी जो आपके लिए होंगे, उसको आप बनाना है, आपको बनाना है, वो भी पर डे आप बनाइएगा और हम क्या करेंगे कि फिर उसका एक दिन सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि 5 दिन आपके कंटिन्यू क्लासेस होंगे यहाँ पे और एक दिन जो है सो इस DPP का सॉल्यूशन होगा। एक दिन क्या होगा, इस DPP का सॉल्यूशन होगा। 5 DPP या 4 DPP जो आप पर डे करेंगे एक एक करके तो 5 हो जाएंगे, पांचों का जो है सो हम क्या करेंगे एक एक करके फिर सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। तो अभी आप थ्योरी को अच्छे से समझ ले, फिर हम एग्जाम्पल बताएंगे उसको अच्छे से समझ लेना है और तब फिर जो है सो प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, उसको बनाइएगा और फिर जो उसमें प्रॉब्लम होगी तो जब हम सॉल्यूशन आपको देंगे तो उस समय मिला लेना है, ठीक है। तो देखिए बेसिक पार्ट्स इसका क्या है, तो बेसिक है कि इसमें एंगल को आपको समझना होगा। किसको समझना होगा, एंगल को समझना होगा। अगर एंगल को समझ लेते हैं तो इसमें कर्ण, आधार और लंब 3 चीज हमें जानना है, क्योंकि त्रिभुज में 3 चीज होते हैं। जैसे कि आप कोई भी भुजा ही लिए 3 हो गया, कोण लिए 3 हो गया, शीर्ष हो गया 3। अब इसके बाद उसके बाद उस भुजा का नाम अलग अलग है, जो 3 भुजा है उस तीनों भुजा का नाम इसमें जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग पढ़ेंगे। और कौन कौन का सा पढ़ेंगे, तो जो पहले ये एंगल जो हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल, इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी यानी 90 डिग्री के जो सामने में भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण, उसको क्या कहेंगे, कर्ण, ठीक है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ठीक है। अब इस दोनों में से एक भुजा इधर क्या बच गया, AB और एक भुजा बच गया BC, इसमें से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। तो यहां हम देखेंगे कि जिस पर कोई भुजा खड़ा हो, यहां खड़ा है AB और BC क्या है, क्षैतिज में है, तो क्षैतिज वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्षैतिज वाले भुजा को क्या कहेंगे, आधार, और इस भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इस भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। किसके आधार पर, तो ये कोण C के लिए। अगर कोण C को अगर आपने यहाँ पर थीटा माना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए क्या होगा कि ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आधार। इसी आधार पे एक और हम फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर का नाम रख देते हैं P, Q और R, P, Q, R। अब इस P, Q, R जो हैं इसमें हम मान लेते हैं कि इसको क्या माने, हम एंगल मान लिए। क्या मान लिए, एंगल। ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, कर्ण कहेंगे, ठीक है।
अब इसके जिसको हमने एंगल माना है उसके सामने वाले को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, उसके सामने वाले को लंब। और जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, आधार। जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आधार। तो यहां से आपको एक निष्कर्ष क्लियर हो गया होगा कि लंब आधार चेंज होते रहेगा आपस में, लंब और आधार क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। जबकि कर्ण का स्थान क्या होता है, फिक्स होता है। कर्ण का स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब वो सबसे बड़ा होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि महाभारत है ना, महाभारत सब लोग देखे होंगे, जानते होंगे उसके बारे में। तो महाभारत में जो है कर्ण और अर्जुन के बीच जो है सो कहा गया था कि हमेशा लड़ाई आक्रोश उत्पन्न होते रहता था, है ना। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे, लेकिन दोनों को ये बात का पता नहीं था, है ना। उसको कब पता चलता है, कर्ण को तो पहले मरने से पहले पता चल जाता है, यानी युद्ध के दौरान ही। जबकि अर्जुन को अर्जुन जो है सो कर्ण को मार देते हैं, और उसके बाद उसकी माता के द्वारा जो है सो पता चलता है कि इसके भाई हैं। और वो भी कौन, सबसे बड़े, वो भी कौन, सबसे बड़े। क्योंकि पांडव में 5 भाई थे, है ना, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, उसके बाद 2 भाई और थे, नकुल और सहदेव। और कर्ण जो थे ये पांडवों में सबसे बड़े थे। लेकिन उसकी माता जब विवाहित नहीं थी, उसी समय क्या हुआ था कि महर्षि दुर्वासा के द्वारा जो है सो उनको एक मंत्र मिला था। उस मंत्र में क्या था कि उन्होंने कहा कि, और महर्षि दुर्वासा को ये क्या की थी, कुंती नाम था इनकी माता का, कर्ण के, वो बहुत सेवा की थी। तो उसको एक मंत्र दिए थे कि आप जिस ईश्वर का, जिस भगवान का नाम लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो भी उस समय जो है सो बाल्यावस्था में थी, है ना। वो क्या की कि शायद ये गलत हो, इसका होता है ना कि थोड़ा सा हम सत्यापित कर लेते हैं कि सही है कि गलत। अब वो जो है सो सूर्य भगवान का नाम लेकर के और उस मंत्र का उच्चारण कर दी, तो उससे जो है सो एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी का नाम क्या रख दिया गया था, कर्ण रख दिया गया। तो यहाँ पर वो कर्ण नहीं है, उसको नहीं समझेंगे, एज ए हम एग्जाम्पल आपको समझाए हैं ताकि आप याद रखेंगे कि कर्ण भाई में सबसे बड़ा, यहाँ भुजा में कर्ण जो है सो सबसे बड़ा। ये नहीं है कि वही कर्ण यहाँ है, नहीं, ये कर्ण हो गया त्रिभुज का कर्ण, ठीक है। अब याद रहेगा कि कर्ण जो है भाई में सबसे बड़े थे, यहाँ पर भुजा में कर्ण क्या है, सबसे बड़ा है। आधार और लंब ये बड़ा छोटा नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। अगर एंगल P होगा तो इसके सामने वाला लंब होगा। अगर एंगल आपका ये ऊपर में है तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या बन जाएंगे, आधार। इस फिगर को देखिए, ये अगर कोण अगर हम लेते हैं तो इसके सामने वाले क्या बन जाएंगे, लंब। अगर इसको और आधार कौन बन जाएंगे, तो नीचे वाले बन जाएंगे। क्लियर हो गया, अब तो नहीं भूलेंगे इसको। अब चलिए हम इसके बेसिक फार्मूला को देखते हैं कि 8.1 जैसा कि हम एक्सरसाइज बताए, इसके लिए हमें क्या जानना है। तो इसी कर्ण, आधार और लंब पर आधारित इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उसको त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें एक पार्ट आता है आपका साइन, एक नाम आता है साइन, एक नाम आता है कॉस, एक नाम आता है टेन। ये 3 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कहेंगे सर हम तो 6 पर हैं, अभी हम बताते हैं, क्लियर करते हैं, कुछ का कमेंट आएगा कि सर हमने तो कितना पढ़ा, 6, आप बता रहे हैं 3। तो साइन, कॉस और टेन मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और क्यों, क्योंकि त्रिभुज किसके आधार पर, त्रिभुज के आधार पर। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। और इसी आधार पर जो है से इसको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम रखा गया साइन, एक कॉस, एक टेन, है ना।
तो साइन, साइन जो नाम था ये ऐसे नहीं था, इसको चेंज किया गया है। इसका नाम जो साइन था वो अलग अलग है। जैसे साइन में क्या था, SINE साइन, ठीक है। कॉस, कॉस को कहा गया था कोसाइन, कोसाइन है ना। और टेन था टेंजेंट, टेन था टेंजेंट। अब इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, है ना, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म इसमें से ई रिप्लेस कर दिया गया, इसमें से INE, और इसमें से क्या चीज GNENT रिप्लेस करके इसको बना दिया गया साइन कॉस टेन, ठीक है। अब तीन और आप पढ़े होंगे, कॉट, कॉसेक और सेक, है ना। ये तीन और आप पढ़े होंगे। तो ये तीनों क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ये तीनों क्या है, अपोजिट है। जैसे साइन, साइन का होता है कॉसेक, साइन का क्या होता है कॉसेक। और कॉस का क्या होता है सेक, कॉस का होता है सेक। और टेन का होता है कॉट, टेन का होता है कॉट। ये इसके तीन अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका साइन का, उसका अपोजिट फॉर्मूला किसका होगा, कॉसेक का। इसलिए हमने कहा तीन आपको पढ़ने हैं और तीन उसके अपोजिट हो जाएंगे। आसानी से आप जो है सो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इसमें तो थीटा लगा हुआ रहता है, इसमें भी थीटा लगा हुआ रहता है, इसमें भी थीटा लगा हुआ रहता है ना। तो ये क्या है, अलग है। कोण को आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा बीटा अल्फा बीटा गामा, है ना। उसके बाद ABC भी देखे होंगे लगा हुआ। तो इस ये साइन जो है सो क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि ये निश्चित है, आप लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह आप A भी लिख दो, B भी लिख दो, C लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो उस क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या आपको इच्छा हो तो साइन थीटा की जगह साइन A लिख लीजिए। लेकिन जो भी लिखिएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसके फार्मूला को समझते हैं कि फार्मूला क्या है। ये समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो आपको कंफ्यूजन होगा साइन और कॉस में कि कॉसेक और सेक है, कॉसेक और सेक है। तो पहले आप किसका नाम ले रहे हैं, साइन का। पहले किसका नाम ले रहे हैं, साइन का ले रहे हैं, है ना। तो साइन, इसमें जो है सो थोड़ा बड़ा नाम है कॉसेक। तो साइन में क्या आ रहा है कॉसेक, सेक में कॉसेक आ रहा है नहीं। तो कॉस में क्या आ रहा है सेक आ रहा है, कॉस में क्या आ रहा है सेक आ रहा है, ठीक है। तो एक का इसमें से याद रखेंगे, दूसरा याद हो जाएगा। साइन का याद रखिए कॉसेक साइन कॉसेक साइन कॉसेक कॉस सेक। अब बोलेंगे मेरे साथ, कॉसेक 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 साइन कॉसेक साइन कॉसेक कॉसेक कॉसेक, ऐसे करेंगे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपको इसको समझना है। हम पहले ही बताए हैं कि रटना नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है ना। जितना हम समझ रहे हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसके बेसिक फार्मूला को जानते हैं। ये तो इसका नाम हो गया, अब इसके बेसिक फार्मूला को हम समझते हैं। तो फिर से हम डायग्राम एक बनाते हैं, किसका, समकोण त्रिभुज का। और इसका नाम यहां पे रख लेते हैं ABC, नाम रख दिए क्या ABC। और इसमें B कोण जो है वो क्या है, समकोण है। मतलब कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। और कर्ण जो होता है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है।
सबसे बड़ा होता है, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, एच से। ठीक है, अब बच जाते हैं आधार कोण होंगे और लंब कोण होंगे। तो हम क्या बताए कि अगर एंगल हम नीचे वाला को लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं पी से। अब एक जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार। क्या कहलाएगा, आधार। और इसको डिनोट किस चीज से करेंगे, तो बी से। डिनोट किस चीज से, बी से, क्योंकि आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस, और बेस का फर्स्ट लेटर बी, इसीलिए इसको बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं कि ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा। ऐसे जीरो लिख करके और इसके बीच में जो है ऐसे घुमाया हुआ रहता है, इसको कहा जाता है थीटा। थीटा, ठीक है। सिंबल थोड़ा सा बता दे। उसी तरह बीटा होता है, बीटा, बी में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ रहता है बीटा। अल्फा है ना, अल्फा बीटा थीटा, है ना, ये सिंबल होता है जिसका यूज होगा। एक होता है गामा, गामा, उल्टा वाई। और लेमडा होता है एक, है ना, लेमडा। ठीक है, और भी सिंबल को जानेंगे धीरे धीरे, आप इतना समझ ले ताकि क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। इसको कहेंगे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, लेमडा। ठीक है, सिंबल समझ में आ गया। तो हम फिर से इस पे आते हैं कि जो सबसे बड़ा हो या 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। जिसको हम एंगल माने हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। तो हम अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, हमको जानना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला को समझना है। किस किस के बारे में, साइन, कॉस, टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, सेक का उल्टा सेक, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, और टेन का कॉट। ये सारे यानी 6 चीज को हमें बार बार रिपीट करना है। 6 चीज को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसमें किसको पढ़ेंगे, तो साइन के बारे में जानते हैं कि साइन क्या होता है। साइन, कॉस और टेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको समझते हैं। हमने एंगल को क्या लिया, थीटा, तो सब में एंगल में क्या लगेगा, थीटा। सब में एंगल में क्या लगेगा, थीटा। अब हमको इसको फॉर्मूला लिखना है तो इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, फार्मूला लिखना है तो क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसका फार्मूला हमें लिखना है ना। तो फार्मूला क्या होगा कि साइन थीटा जो होता है, थीटा इसके ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब और किसका अनुपात होता है, कर्ण का। मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार और बटा में क्या आएगा, कर्ण आएगा। आधार बटा कर्ण आएगा। ठीक है, अब आ गए कौन, टेन थीटा। अब देखिए कि एक जो है सो रिलेशन बना इसके और इसके बीच, एक रिलेशन किसके और इसके बीच बन गया। तो 2 बार रिलेशन इसका बन चुका है, तो 2 बार इस दोनों का भी बनेगा। तो एक लंब का और एक आधार का रिलेशन बच रहा है। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, लंब बटा आधार। अब यहां से एक चीज और लिखे, लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है,
ए सी, जो नाम लिखे हैं वही हम लिख रहे हैं। लंब क्या है? ए बी। आधार क्या है? ए सी। यहां पर देखिए आधार क्या है इसका, सॉरी कर्ण लिखे हैं ए सी। अब आधार क्या है यहाँ पर? बी सी। और कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। अब इसका देखिए लंब क्या है, तो लंब हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया? बी सी। ठीक है, सारी चीज को एकदम बारीकी से समझिए। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, वो बेसिक था। अब यहां से हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, यानी 8.1 का थ्योरी आप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बारीकी से सब कुछ को समझेंगे, जहां प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, वैसे हम 2 बार 3 बार जो है सो आपको बता रहे हैं। अब देखिए ए बी जो है ये क्या है? पी है। ए बी क्या है? पी। और ए सी क्या है? एच। तो यही होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। आपको कोई बताया होगा या पढ़े होंगे, है ना, इससे पहले। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे पी बटा एच। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से देखिए, कॉस थीटा बी सी क्या है? बी। और ए सी फिर से एच। उसके बाद टेन थीटा ए बी क्या हो जाएगा? पी। और आधार क्या है? बी। यानी कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी बटा एच। बी बटा एच। और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन थीटा बराबर बी बटा पी। समझ में आ गया? इसको नोट करते जाएंगे आप लोग। पहले ही हम बताएं कि आप नोट कॉपी लेकर के पेन लेकर के बैठेंगे, और ताकि जो है सो जो पार्ट्स आपके फॉर्मूला क्लियर होते चले जाएंगे, आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं साथ में, तो साथ में आप भी लिखते चलो। कोई पीडीएफ यहाँ पे नहीं है कि हाँ लिखा हुआ है बस हम टिक आउट करते चले गए पढ़ाते चले गए, नहीं। मैथ्स क्या है कि हम भी आपको लिखते चलेंगे और आपको भी समझ समझ के लिखते चलना है। ठीक है, अगले क्लास में क्या होगी कि अगर इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम बचेगा तो आप उसको पूछ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम बढ़े। अब इससे रिलेटेड क्या है कि आगे हम के 6 फॉर्मूला पढ़ने हैं हमें। तो देखिए तो एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या आएगा? पी बटा एच। कॉस थीटा बी बटा एच। टेन थीटा पी बटा बी। ये आ गया फॉर्मूला इसका पिछला। अब हम क्या बताए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। एक पढ़ लिए, दूसरा का इस तरह जो है हम याद कर लेंगे। तो अब हम दूसरे भाग का लिखते हैं आपको। किसका पहले? तो साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। इसको लिख लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या है? पी बटा एच है। तो यहां क्या हो जाएगा? एच बटा पी। एच बटा पी। इसका चेंज कर देते हैं पेन। एच बटा पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? बी बटा एच। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? एच बटा बी। एच बटा बी लिखेंगे, एच बटा बी। और कॉट थीटा का क्या लिखेंगे? तो टेन थीटा का अपोजिट। तो यहां है पी बटा बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी बटा पी। बी बटा पी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसमें डाउट किसी को नहीं ना है? मतलब साइन थीटा का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस थीटा का याद भी नहीं रहेगा, तो हम उसका अपोजिट कर लेंगे। बस हमको जान लेना है कि किसका कौन अपोजिट होता है। तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। टेन का कॉट तो आपको हमेशा याद रहेगा, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक, है ना, कॉसेक, कॉसेक, कॉस का मतलब सेक, कॉस का सेक, टेन, और साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक। अब देखिए कॉसेक,
कॉसेक, मतलब कि कॉसेक अगर एक साथ आप जोड़ दे तो कॉस का सेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा। नाम में ऐड कर दे कॉसेक, तो कॉस भी हो गया और सेक भी हो गया, इसमें ही आ गया। अब साइन थोड़ा डिफरेंस है तो साइन का डिफरेंट वाला हो गया, क्या चीज, कॉसेक, बच, सिंपल सा है ना। तो यहां तक फॉर्मूला क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि प्रॉब्लम किस प्रकार के आएंगे, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो एक फॉर्मूला और हमें पढ़ना है इसमें, पाइथागोरस का। पाइथागोरस का नाम सुने हैं, पाइथागोरस का नाम सुने होंगे सब लोग। तो इसमें पाइथागोरस का एक हम प्रमेय पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पे हमको पी बी एच जो हमको निकालना होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको नोट कर लिए हैं सब लोग। तो अब पाइथागोरस का कहना क्या था, इस समकोण त्रिभुज के लिए कोण के आधार पर या भुजा के आधार पर जो हमने यहाँ पर बांटा इसको, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का कहना था कि ये जो बड़ी भुजा जो होती है, ये बड़ी भुजा जो होती है, इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर मतलब वर्ग कर दिया जाए, तो ये छोटी भुजा और ये जो दोनों छोटी भुजा आपस में बच जाती है, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा बात। चलिए दूसरे स्लाइड पे समझाते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तो अब डाउट नहीं है किसी को। ए बी सी जो लंबवत हो उसको 90 डिग्री मान लेंगे, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। बहुत अच्छा। अब इसको अगर हम एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने वाले क्या हो जाएंगे, लंब, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। तो पाइथागोरस का क्या कहना था, क्या बताए कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दोनों, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होगा वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब कि h का जो स्क्वायर है, समझिए इसको, h का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। प्लस में किसके आधार, किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। योग मतलब जोड़। अब समझ गए। तो यहां से अगर इस h का हम फॉर्मूला निकाले तो h इधर है स्क्वायर में, अब उस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बन जाएगा। और वर्गमूल का जो होता है संकेत किस प्रकार का, तो ऐसे होता है। अब इसके अंदर कौन आएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब h बराबर जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए इसको। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड दो फॉर्मूला और निकलेंगे। कौन कौन निकलेंगे, तो एक आपका निकलेगा P का और एक निकलेगा B का। तो हमको उतना याद नहीं रखना है, हम यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहे हैं, हमको ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। ठीक है, अब बाद बाकी दोनों का फॉर्मूला आप खुद बना लोगे। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी स्क्वायर का चाहिए, पी स्क्वायर का चाहिए, तो इस b को इधर भेज देंगे बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। मतलब कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए p बराबर जो फॉर्मूला निकलेगा वो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इसको आप इसी तरह नोट करते जाएंगे। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये पहला फॉर्मूला था कि एच स्क्वायर पाइथागोरस का कहना था, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से
है ना, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर क्या निकला कि एच स्क्वायर से ही दूसरा पी का फॉर्मूला निकल गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, अगर पी निकालना हो तो। ठीक है, अब आगे देखिए एक और फॉर्मूला निकलेंगे, एक और फॉर्मूला आपका आएगा किसका, बी का, एक और फॉर्मूला आएगा बी का। तो पहले हम जान लेते हैं कि एच स्क्वायर बराबर बताइए क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी को इधर कर लेंगे और बी को उधर छोड़ देंगे, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अब माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसीलिए b बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गई सभी को कि कैसे आया ये फॉर्मूला, तो पाइथागोरस प्रमेय से आया। पाइथागोरस कहना क्या था कि कर्ण का जो आधार स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है वो लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जो छठा चैप्टर त्रिभुज का जो इस जो आप पढ़े हैं, अभी 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके जो छठा चैप्टर है उसमें वो पढ़ना है, उसको सिद्ध करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक बार और फिर आप लोग बोलेंगे, इसको मिटाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं ताकि याद है कि नहीं, ये थोड़ा सा हो जाए चर्चा। तो बताइए H बराबर क्या फॉर्मूला बताए, H बराबर बोलेंगे सभी लोग, H बराबर, तो H बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बहुत अच्छा, उसके बाद P बराबर क्या होगा, बोलो P बराबर, तो एच स्क्वायर में से किसको घटाना है, बी स्क्वायर को। ठीक है, और B बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो एच स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, बी स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, तीनों एकदम एक सिरे से, बहुत अच्छा है ना, आपको याद भी हो गया। उधर साइन कॉस टेन है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया कि साइन का रिवाइज कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। इसी का अपोजिट कॉसेक होगा, सेक होगा और टेन होगा, है ना। तो सेक कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच बाई पी, और कॉस का क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और टेन का अपोजिट बी बाई पी। क्लियर है, चलिए यहां तक आपके 8.1 का थ्योरी क्लियर हो गया। 8.1 का थ्योरी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें एंट्री करते हैं इसके प्रॉब्लम का, कि इसमें से क्वेश्चन हमें किस प्रकार के आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, हमें जवाब कैसे देना है, बनाना कैसे है। तो एक दो प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है। क्या है, 3/5 है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मतलब साइन थीटा एगो आपको दे दिया गया, अब कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 5 को जो है सो और आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखें कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बोलिए क्या दिया हुआ है। तो कह रहे हैं सर कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, 3/5। अब यहां से तो हमको पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा। तो अब यहां से आप क्या करेंगे कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला हम बताएं।
क्या बताए हैं साइन थीटा का फॉर्मूला? तो साइन थीटा बराबर होता है बी बटा पी, बी बटा सॉरी पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। तो ये जो साइन थीटा बराबर हम पी बटा एच लिखे और इधर बराबर में क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बराबर में हम क्या मान लेते हैं? के, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित वैल्यू है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अचर पद जो है सो लेना पड़ता है। तो P बराबर क्या होगा? 3/5 और इधर K/1 है। तो P बराबर यहां से आ जाएगा 3K। P बराबर कितना आएगा? 3K। इसीलिए P बराबर आपका हो रहा है यहां से 3K और H बराबर कितना आएगा? तो 5K। ये दोनों के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि हमको जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन है? तो एक है कॉस, इसमें थीटा लगा हुआ है तो इसमें भी लगा देंगे। एक है टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। एक है कॉसेक थीटा, एक है आपके सेक थीटा, और एक क्या है? टेन कॉट थीटा। टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। ये 5 वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? बी बटा एच चाहिए। तो इसमें देखिए आपको क्या है? पी और एच है, मतलब बी नहीं है, बी नहीं है। तो हमको पहले किसका निकालना होगा? बी का। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं प्रोसेस से बनाएंगे ताकि पूरा का पूरा आपको नंबर भी मिले। हम जानते हैं कि b बराबर होता है √h² माइनस p²। b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √h² माइनस p²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले b का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू कितना है? तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा। और p का वैल्यू कितना है? तो 3k है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर से हम लिखेंगे b बराबर, अब 5k मतलब 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर, क्योंकि 5 का जो है सो 25 और k का k स्क्वायर। 3 का हो जाएगा 9 और k का k स्क्वायर। अब 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16k स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसका रूट कितना हो जाएगा? 16 किसका होता है? तो 4 का वर्ग होता है ना। मतलब कि 16 का वर्गमूल जो है 4 और k का k। तो b का वैल्यू कितने निकल के आया? 4k निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों हमको पता चल गया। दूगो तो पहले से पता था, एक निकाल लिए तो तीनों पता चल गया। तो अब हमारा क्या बचा? कुछ नहीं। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए हमको b चाहिए कॉस थीटा के लिए, इसके नीचे लिखेंगे आप इसीलिए, है ना। इसके नीचे आप बनाएंगे कि इसीलिए कॉस थीटा बराबर b बटा एच, है ना। इसीलिए चाहे हम लिख ही देते हैं, इसीलिए कॉस थीटा बराबर b बटा एच। तो b का वैल्यू जो है कितना निकल के आया? तो b का वैल्यू जो है आपका निकल के आया 4k, है ना, 4k। और h का वैल्यू कितना था? तो 5k। अब k से k कट गया तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉस थीटा लिख लिए, तो अब क्या लिखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, बोलिए,
P बटा B, तो P का वैल्यू आपका हो जाएगा 3K, अब B का वैल्यू कितना होगा 4K, तो K से K कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन का हो जाएगा cos1, और साइन थीटा का वैल्यू जो होता है फॉर्मूला वो B/H होता है, तो इसका क्या हो जाएगा H/P, तो H का वैल्यू 5K और P का वैल्यू P का वैल्यू आपका कितना है 3K, तो K से K कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा का अपोजिट 3/5, 5/3 हो गया। अब इसके बाद हम किसका लिखेंगे तो सेक थीटा किसका अपोजिट तो कॉस का, तो कॉस का है B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B, तो H का वैल्यू 5K और B का वैल्यू 4K, तो K से K कट जाएंगे तो 4/5 होगा। देखिए इसका अपोजिट आ गया 5, सॉरी यहाँ कितना लिखेंगे 5/4 लिखेंगे, 5/4, 4/5 का अपोजिट 5/4। अब एक हमारा बच रहा है कौन tan का अपोजिट cot, तो यहाँ पर लिख देते हैं cot थीटा बराबर B/P, क्योंकि P/B होता है tan का, तो इसका अपोजिट यानी 4K अब बट्टा में 3K, तो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 समझ में आ गया। ये आंसर हो गए सभी के। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब आगे हम लोग इसके आगे जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड और भी तरह तरह के अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग इतना तक जो है सो फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, ताकि अगले क्लास में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, सभी का जो है सो हम आगे एक डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग तक यहीं तक रखते हैं और अगले दिन फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इसको अंत तक देखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमको इम्प्रेशन मिले और आगे भी हम इस तरह जो है सो आपको अगले क्लास में और भी एनर्जेटिक होकर के आपको पढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।